Good morning, students. Today we will discuss chapter 8 and our topic is limitations of control. After a short break of 4 days, today we will start our remaining topic, limitations of controlling and techniques of managerial control. Chapter 8 is the last chapter in part first of our business studies. And in this chapter, only 2 topics are remaining. So, today we will discuss the remaining 2 topics, limitations and techniques. Okay, students, let's start. First, when we perform the controlling function, then what problem we face? When we function the controlling function, then what problems we face? Then the first problem आती है difficulty in setting quantitative standards. It means when we determine the standards, then it is very difficult to setting the quantitative standards. First of all problem यही आती है कि standards determine करना ही difficult है, because it is very difficult to determine the standards, because the standard is not so high and the standard is not so low. So it is very difficult for a business to determine the standards. And secondly, quantitative form में standards को determine करना उससे भी ज़्यादा difficult है, because in quantitative standards में some factors ऐसे होते हैं जिनको हम quantity में measure नहीं कर पाते, तो उनको quantitative form में set करना it is very difficult. और अगर आपने standard ही wrong determine कर दिए, then it is very difficult, ठीक है, to measurement of actual performance, to do the comparison, to do the analysis. So it is very difficult task to setting the standards in our organization. Qualitative as well as quantitative both के लिए applicable है, because जब भी हम अपना टारगेट सेट करते हैं तो हर बंदे के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को एनालिसिस करना पड़ता है, क्या मेरे पास रिसोर्सेज है, क्या मेरी कैपेसिटी है, ठीक है, और उसको सब चीजों को यानी सारे फैक्टर्स को अपने माइंड में कंसीडर करके ये आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड्स को सेट करोगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन आपकी ये आती है कि कंट्रोलिंग फंक्शन में स्टैंडर्ड्स को डिटरमिनेट करना वेरी डिफिकल्ट है. सेकेंड आता है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स. कहते हैं कंट्रोलिंग फैक्टर्स में यानी कंट्रोलिंग में 2 फैक्टर्स आते हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. In business environment chapter we have already discussed internal factors are the controllable factors. It means we can control the internal factors, but we can't control external factors. It means if government policy change हो जाती है, टेक्निक्स में चेंज आता है, कॉम्पिटिटर्स को चेंज कर देते हैं, तो उन सबको कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट है, ठीक है. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी कंट्रोलिंग पावर से क्या होते हैं, बाहर होते हैं, और उसकी वजह से भी सम टाइम हमारा जो प्लान होता है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. थर्ड आता है रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज. रेसिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है ऑब्जेक्शंस करते हैं जनरली, क्योंकि जब भी एम्प्लॉइज की कंट्रोलिंग की जाती है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से आप उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हो या पर्सनल ऑब्जर्वेशन करके आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, जनरली एम्प्लॉइज क्या करते हैं, मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्शंस करते हैं, रिवोक करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे हमारी ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है, हमारी फ्रीडम खत्म हो जाती है, ठीक है, हमें फ्रीडम दी जाए, हमें ऑटोनॉमी दी जाए, हमारा ऑब्जर्वेशन ना की जाए. तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये भी आती है कि जब भी हम कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, तो जनरली एम्प्लॉयज क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ऑब्जेक्शंस करते हैं, बिकॉज ऑल दीज एम्प्लॉयज आर नॉट एग्री दैट आवर सीनियर इज आल्सो चेक देयर परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम, और वो उन्हीं की मॉनिटरिंग में वर्क परफॉर्म करे, क्योंकि ऑल एम्प्लॉयज है वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, इसलिए एम्प्लॉय जनरली कंट्रोलिंग का क्या करते हैं, अपोज करते हैं. फोर्थ आता है कॉस्टली अफेयर है कि कंट्रोलिंग फंक्शन इज वेरी कॉस्टली फंक्शन, बिकॉज इन कंट्रोलिंग फंक्शन में व्हेन यू ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, देन यू नीड सीसीटीवी कैमरा. सीसीटीवी कैमरा को सेट करना, ये सब करना, तो वो भी काफी कॉस्टली होता है. और सेकेंडली अगर आप सीसीटीवी कैमरे से आप ऑब्जर्वेशन नहीं करते, आप पर्सनली ऑब्जर्व करना चाहते हैं एम्प्लॉयज को, तो वो भी कॉस्टली होता है,
क्योंकि आपको वेरियस एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते हैं, ठीक है, उन सबको सैलरी देनी पड़ती है ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो उतना ही आपको और ज़्यादा स्टाफ आपको अपॉइंट करना पड़ता है, तो वो भी क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो कहते हैं कि भाई कंट्रोलिंग फंक्शन है वो कॉस्टली है, क्योंकि उसमें जो भी टेक्निक्स यूज होती है, ठीक है, और जो भी मैन पावर आप यूज करते हो सबको सैलरी देनी पड़ती है, सो इट इज वेरी कॉस्टली when we perform the controlling function. It is very costly function. So students, these are the limitations of controlling. फर्स्ट आपको है भाई स्टैंडर्ड्स को ही डिटर्मिनेट करना डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि अपने आप को पूरा एनालिसिस करके स्टैंडर्ड डिटर्मिनेट करते हो। फिर सेकंड आता है क्वांटिटी फॉर्म में डिटर्मिनेट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वेरियस फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उनको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, तो उनको क्वांटिटी में सेट करना ही वेरी डिफिकल्ट है। और अगर आपने स्टैंडर्ड प्रॉपर डिटर्मिनेट नहीं करे तो आप कंपैरिजन करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आएगी, और आप कुछ भी एनालिसिस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स कंट्रोलिंग पावर से बाहर होते हैं, ठीक है, यू नो। और एम्प्लॉय जनरली क्या करते हैं, ऑब्जेक्शंस करते हैं, अपोज करते हैं, रिवोक करते हैं जब भी उनकी कोई मॉनिटरिंग करता है तो। और कॉस्टली आप लोगों को पता ही है, चाहे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू आप कंट्रोलिंग करो, चाहे आप एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंट्रोल करो, ये कॉस्टली है, ठीक है। इसलिए कंट्रोलिंग फंक्शन ये वेरी वेरी कॉस्टली है ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम एम्प्लॉय को चेक या मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। इट मीन्स when we perform the controlling function, then which techniques are used by the business to control the activities of employees. There are the two type of techniques are used in our business. The first technique traditional techniques and second technique modern techniques. Traditional techniques means those techniques which are used by the business for a long time, but you know all these techniques is also used right now, okay. तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स मीन्स दोज टेक्निक्स विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट ये इतनी इफेक्टिव है आज भी बिजनेस इनको यूज कर रहे हैं, ये मत सोचना ऑब्सोलेट हो चुकी है, नो। और मॉडर्न टेक्निक्स मीन्स दोज टेक्निक्स विच आर जनरेट या ओरिजिन बाय द बिजनेस, ठीक है, राइट नाउ या टाइम के डिमांड के अकॉर्डिंग इन टेक्निक्स को अभी बिजनेस ने क्या किया है, डेवलप किया है। सो दीज टेक्निक्स आर द मॉडर्न टेक्निक्स। ट्रेडिशनल टेक्निक्स में 4 टेक्निक्स आती है स्टूडेंट्स। Personal observation, second will be statistical reports, third will be break-even analysis, fourth will be budgetary control. And modern techniques में ROI, ROI का मतलब होता है return on investment. Ratio analysis, responsibility accounting, management audit, PERT and CPM, and management information system. 2, 4, 6 यानी मॉडर्न टेक्निक 6 है और ट्रेडिशनल टेक्निक आपकी 4 है। टोटल आपके पास 8 टेक्निक्स है कंट्रोलिंग की, जिसमें फर्स्ट हम उठाते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक में पर्सनल ऑब्जर्वेशन। नाम से भी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ये टेक्निक। पर्सनली अपने एम्प्लॉयज या अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या करना, ऑब्जर्व करना। पर्सनली अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करना, इट मीन्स when the subordinate perform the work in our organization, then a senior is also appointed, ठीक है, and that senior is also check the performance of the employees personally and also prepare a report of all these employees कि कौन कौन एम्प्लॉय कैसा कैसा वर्क परफॉर्म कर रहा है, और उसकी रिपोर्ट बनाकर वो अपने मैनेजर को हैंड ओवर कर देता है। अब उस रिपोर्ट के बिहाफ पर क्या होता है, उनका जो भी प्रमोशन है या फिर इंक्रीमेंट XYZ है वो सभी चेक किया जाता है या लगाया जाता है। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन टेक्निक इज वेरी ट्रेडिशनल टेक्निक और आज भी हम इनको यूज करते हैं। आप अपने स्कूल में भी देखते हो, प्रिंसिपल सर राउंड पे जाते हैं, चेक करते हैं सभी क्लासेज को, सभी टीचर्स को, तो आप सोचो वो पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, या खुद ना जाकर उसने कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट कर दिया या XYZ पर्सन अपॉइंट कर रखे हैं जो पर्सनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि सभी जो टीचर्स हैं टाइमली क्लास पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, सबका टाइम जो टेस्ट होते हैं तो उनकी रिपोर्ट टाइमली डिपॉजिट हो रही है नहीं हो रही है तो टीचर से पूछा जाता है क्यों नहीं हो रही। इट मीन्स पर्सनली ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी फीडबैक रिपोर्ट बनाई जाती है और वो सीनियर को हैंड ओवर की जाती है। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन यू नो ट्रेडिशनल टेक्निक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी हम इसको यूज करते हैं।
चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन आज भी हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड आती है बेटा स्टैटिकल रिपोर्ट्स। कहते हैं स्टैटिकल रिपोर्ट्स में हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल है स्टैटिकल रिपोर्ट में हमने रेशियो का मेथड यूज कर लिया, एवरेज मेथड यूज कर लिया, परसेंटेज मेथड को यूज कर लिया, कोरिलेशन, ये जो स्टैटिक्स के मेथड्स थे जो आप लोगों ने +1 में स्टैट्स में सीखे थे कि भाई रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये आप लोगों ने पहले कभी मैथ्स में सीखा होगा। एवरेज निकालना आपने स्टैटिक्स में सीखा, परसेंटेज, कोरिलेशन, ग्राफ्स, पिक्चर्स, ठीक है, और पाई चार्ट बना के आप लोग सीखते थे, बार डायग्राम के थ्रू आप लोग सीखते थे। स्टैटिक्स में जो मेथड्स आप यूज करते थे तो उन मेथड्स के थ्रू भी आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। यू नो स्टैटिक्स में जो मेथड्स आपने सीखा था +1 में, भाई आप लोगों को कोरिलेशन सिखाया, रिग्रेशन सिखाया, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ग्राफ, पाई चार्ट, बार डायग्राम, XYZ, बहुत सारे मेथड्स यूज किए हमने स्टैट्स में। कहता हूं उन स्टैट्स के मेथड्स को यूज करके भी हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें 2 साल का कंपैरिजन करना है या 2 मंथ का कंपैरिजन करना है तो दोनों मंथ के रेशियो निकाल लो, ठीक है। आपको सेल्स का कंपैरिजन करना है, सेल्स का रेशियो निकाल लो, ठीक है। अगर आपको सेल्स का एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। या आपको फॉर एग्जांपल है ग्राफ में उनको प्रेजेंटेशन करनी है, पाई चार्ट में प्रेजेंटेशन करनी है, तो किसी भी तरीके से 2 ईयर्स के डेटा का आप आपस में कंपैरिजन करके भी कंट्रोलिंग कर सकते हो। उससे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, यानी इंक्रीज गई है या डिक्रीज गई है, और उसी को इम्प्रूव करने के लिए आप एफर्ट्स भी कर सकते हो। फिर बच्चे कई बार सोचते हैं मैडम 1 ईयर तो काफी बड़ा हो जाता है। कोई नहीं, आप 1 मंथ का, क्योंकि टारगेट आपने पूरे साल के लिए डिसाइड कर रखा है, आप उसको शॉर्ट इंटरवल्स में डिवाइड करो और 1 मंथ का कंपेरिजन करके देखो 2 to अनदर मंथ से, तो उससे भी हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। यू नो तो कहते हैं इसे कंपैरिजन करने से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि भाई प्रेजेंट में मेरी परफॉर्मेंस अप टू डेट चल रही है या नहीं चल रही है। चाहे आप रेशियो से करो, चाहे आपने परसेंटेज से किया, चाहे आपने एवरेज से किया, XYZ स्टैटिक्स के मेथड यूज करके आप कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन इन सारे कंपैरिजन से आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आपकी परफॉर्मेंस अप टू डेट है या फिर डाउन जा रही है या फिर अप जा रही है। तो ये भी कंट्रोलिंग के लिए यूज होने वाले मेथड्स है स्टैटिक्स के, इसलिए इनका नाम भी स्टैटिकल रिपोर्ट्स रख दिया। थर्ड आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। कहता ब्रेक इवन पॉइंट बेटा वो पॉइंट्स होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, जहां ना प्रॉफिट होता है, जहां ना लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट से भी हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट से हम प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेज पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेज पे क्या हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। तो वो सब चीजें प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेज को एनालिसिस करने के लिए वी यूज ब्रेक इवन एनालिसिस टेक्निक। कैसे यूज की जाती है मैं आप लोगों को यहाँ पर एक समझा देती हूँ। ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप लोगों ने सेल्स नीचे ली है 1000 में, और ऊपर आप लोगों ने ले लिया है कॉस्ट एंड रिवेन्यू। ओके, आप सबको पता है इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने देखा होगा फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स रहती है, जो प्रोडक्शन के साथ चेंज ही नहीं होती। ऑलवेज आपकी फिक्स कॉस्ट क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। ये आपकी जो टोटल कॉस्ट है, क्योंकि वेरिएबल जो कॉस्ट है वो यहाँ से आती है, ठीक है, तो वो आपका टोटल रिवेन्यू ही है। ये आपका क्या होगा, टोटल रिवेन्यू, ठीक है। अब उसके बाद टोटल रिवेन्यू हमारा ये होता है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सॉरी फिक्स तो हो चुकी है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपकी बनती है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। इन दोनों को मिलाकर हमारी कौन सी कॉस्ट आ जाती है, टोटल कॉस्ट आती है, ठीक है। अब कहता है टोटल कॉस्ट जब आपकी ये है तो ये आपका जो
पॉइंट है जहां रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में मैच करती है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। सीधी लाइन खींचना है, ये आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, यहाँ पर 0 प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो यहाँ पर आपका 20 हो रहा है, यहाँ पर 25 हो रहा है, यहाँ 30 हो रहा है, यहाँ 40 हो रहा है, XYZ आप ऐसे करके मेजर करोगे। ये 1000 में 20,000, 25,000, 30, 40 ऐसे करके है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से मैच हो गया, तो इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे देखो, जब आपका 20,000 का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये आपका क्या है टोटल, ये देखना, ये आपकी टोटल कॉस्ट है और आपका रिवेन्यू है। जब कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, रिवेन्यू आपका कम है, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है, इतनी क्वांटिटी है, इतनी अमाउंट का आपको लॉस हो रहा है। अगर मैं 30,000 पे आउटपुट करती हूँ, 30,000 पे, तो आप लोगों को पता है ये आपका टोटल रिवेन्यू है और ये आपकी टोटल कॉस्ट है, तो यहाँ पर मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आगे 40,000 पे आउटपुट करती हूँ, 50 पे करती हूँ, 60 पे करती हूँ, तो आप देखोगे रिवेन्यू आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट आपका किस स्टेज से बढ़ता जा रहा है। तो इट मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट से भी हम अपने प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस पर, ब्रेक इवन पॉइंट से भी हम प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार बच्चों के माइंड में आता है कि मैम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट की क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो बिजनेस ग्रोथ करेगा, ज़्यादा आउटपुट होगा, तो ऑब्वियस बात है रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो रिवेन्यू यानी आपका रिवेन्यू इंक्रीज होगा, कॉस्ट कम होगी, तो प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ कॉस्ट और रिवेन्यू दोनों आपके मैच हो जाते हैं, तो वहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। और जब आपकी इनिशियल स्टेज होती है बिजनेस की, आप सब स्टूडेंट्स को पता होगा, जो बिजनेस की इनिशियल स्टेज होती है, ठीक है, वो इनिशियल स्टेज जो होती है, उस इनिशियल स्टेज में आप लोगों की कॉस्ट ज़्यादा आती है और आपका रिवेन्यू क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेज में आपकी कॉस्ट ज़्यादा है और आपका रिवेन्यू क्या है, कम है, तो इस कंडीशन में वी फेस लॉस। ठीक है, तो ये था आपका ब्रेक इवन पॉइंट से। और बेटा ये बीच की जो होती है, जैसे यहाँ पर आपका अगर ये देखिए, ये कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है, तो ये सारी की सारी आपकी क्या बन जाती है, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को मिला के क्या बनती है, आपकी टोटल कॉस्ट। तो मैं एक बार अगेन रिपीट करती हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस यानी ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट वी आइडेंटिफाई आवर प्रॉफिट एंड लॉस। एंड ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ रिवेन्यू और कॉस्ट आपस में मैच कर जाती है और बिजनेस को उस पॉइंट पे ना प्रॉफिट होता और ना लॉस, तो उसको ब्रेक इवन एनालिसिस कहा जाता है। इस पॉइंट पे स्पेशल फोकस देना है कि ब्रेक इवन एनालिसिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जिस रिपोर्ट या जिस पॉइंट के बिहाफ पर हम प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। फिर उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके बताना है, ये आपकी सेल्स है, ये कॉस्ट एंड रिवेन्यू है। फिक्स कॉस्ट सबको पता है फिक्स ही होती है, ये आपका टोटल रिवेन्यू है, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। जहां दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर गई वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। जहां कॉस्ट ज्यादा होती है तो लॉस हो रहा है, जहां रिवेन्यू ज्यादा होता है तो वहां क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू हमने कंट्रोलिंग की है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आता है ट्रेडिशनल टेक्निक्स में, वो आता है बजटरी कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट कौन सा आ रहा है, बजटरी कंट्रोल। बजट्स बना के कंट्रोल करना, बजट्स बना के कंट्रोल करना। और आप लोगों को भी पता है बजट से कंट्रोलिंग भी होती है। बजट आपने फ्यूचर के लिए एडवांस में, प्रेजेंट में आपने बजट प्रिपेयर कर लिया। फ्यूचर के लिए आपने एडवांस में, प्रेजेंट में क्या कर लिया, बजट बना लिया। और जब फ्यूचर में एक्चुअल में वो सिचुएशन आती है, एक्चुअल में अगर मान लो फ्यूचर की सेल्स का मैंने सेल्स बजट बना लिया और मैंने प्रेजेंट में एस्टिमेशन लगाया, फ्यूचर में मेरी इतनी सेल्स होती है, फिर एक्चुअल में जब उतनी सेल्स होती है तो मैं देखती हूँ कि यार रियल में कितनी सेल्स हुई है। मैं अपनी एक्चुअल सेल्स का अपनी बजट की सेल्स से कंपैरिजन करती हूँ, आइडेंटिफाई करती हूँ क्या उतनी सेल्स हुई या नहीं हुई। अगर कम होती है तो मैं रीजन आइडेंटिफाई करती हूँ कि कम क्यों हुई, क्या प्रॉब्लम थी, किसके रीजन से ये कम हुई, और फिर उस रीजन को रिमूव करने का एक्शन लेती हूँ। तो बजट के थ्रू भी हम कंट्रोलिंग करते हैं। सेम एज इट इज, अगर हमने कॉस्ट का बजट बना रखा है,
हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट बना रखा है या फिर XYZ किसी भी का भी बजट बना रखा है, तो बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, बट प्रेजेंट में जब फ्यूचर में रियली में वो सिचुएशन होती है तो उस रियल पोजीशन का हम बजट से कंपैरिजन करके डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। देन उस डायरेक्शन को रिमूव करने के लिए हम करेक्ट एक्शन भी लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, बजटरी कंट्रोल यानी बजट के थ्रू भी आप कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है व्हेन वी परफॉर्म द कंट्रोलिंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ बजट्स, विद द हेल्प ऑफ बजट्स, तो उस केस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स में देखो, बजट्स के थ्रू अगर आप अपने बिजनेस में कंट्रोलिंग करोगे, बजट्स के थ्रू अगर आप अपने बिजनेस में कंट्रोलिंग करोगे तो सबसे अच्छा बेनिफिट तो आप लोगों को ये मिल जाता है कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाता है, क्योंकि आप कंट्रोलिंग फंक्शन ही क्यों परफॉर्म कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। मैंने आपको मेरिट्स में भी ये चीज क्लियर डिफाइन की थी कि बेटा देयर आर द 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, लेकिन ओनली कंट्रोलिंग फंक्शन इज आल्सो प्रोवाइड द हेल्प फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस। सो गोल अचीव करने के लिए हम बजटरी कंट्रोलिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं और इस टेक्निक की हेल्प से हमारा इजीली से गोल अचीव हो जाता है। सेकंड, मोटिवेशन। कहते हैं बजट कंट्रोलिंग यानी बजट के थ्रू जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मेजर होती है, और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत बेटर आती है तो हम उस कंसर्न एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करते हैं रिवार्ड वगैरह देके, और अगर नहीं आती है और उसी का फॉल्ट पाया जाता है तो हम उसको नेगेटिव मोटिवेशन भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग के हेल्प से एम्प्लॉयज को मोटिवेशन भी मिलता है। थर्ड आता है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। यू नो, कंट्रोलिंग फंक्शन में जब अंडर ऑब्जर्वेशन में वर्क परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि आपने फ्यूचर की एक्टिविटी का एडवांस में बजट बना लिया, तो बजट में जितने रिसोर्सेज आपने यूज करने का जिक्र किया हुआ है, जितने रिसोर्सेज का आपने बजट बना रखा है, आप उतने ही रिसोर्सेज आने वाले टाइम में यूज करोगे। अननेसेसरी रिसोर्सेज यूज नहीं करोगे तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या आती है, इस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है, क्योंकि बजट्स में ये शो किया जाता है कि एवरेज जो बजट है वो सभी डिपार्टमेंट जो है वो आपस में इंटरडिपेंड है, और जब डिपार्टमेंटल बजट्स बनते हैं, जैसे प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन बजट बनाया, सेल्स डिपार्टमेंट ने सेल्स बजट बनाया, ठीक है, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने एक्सपेंडिचर बजट बनाया, और इसके साथ साथ कॉस्ट डिपार्टमेंट ने कॉस्ट बजट बनाया, यानी हर डिपार्टमेंट ने अपने अपने बजट बनाए, परचेज वाले ने परचेज बजट बनाया। बट यू नो, ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंड टू ईच अदर। ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंड टू ईच अदर। क्यों? सेल्स वाला जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड होगा, प्रोडक्शन वाला परचेज पे डिपेंड होगा, परचेज वाला फाइनेंस डिपार्टमेंट पे डिपेंड होगा। ऑल डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंड, और इंटरडिपेंडेंसी की वजह से ही उन सबके बीच में यूनिटी या कोऑर्डिनेशन भी क्रिएट होता है। सो बजट की हेल्प से हम वेरियस डिपार्टमेंट्स में यूनिटी भी क्रिएट करते हैं, और यूनिटी क्रिएट होगी तो आप लोगों को भी पता है कि हमारा इजीली से गोल अचीव भी हो जाता है। उसके बाद कहता है बजट के थ्रू आप वही एक्टिविटी करते हो जो बजट में मेंशन होती है, उन चीजों पर फोकस ही नहीं देते जो हमारे बजट में आती ही नहीं है, या बजट में हम सिर्फ उन्हीं ऑपरेशन पे स्पेशल टारगेट या अटेंशन देते हैं जिन ऑपरेशन से हमारा गोल अचीव होने वाला है। जो ऑपरेशंस, जो एक्टिविटी हमारे बजट क्राइटेरिया में नहीं आती है, उन ऑल ओवर एक्टिविटी को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर, उन पे हम अपनी एनर्जी, टाइम और एफर्ट्स को वेस्ट ही नहीं करते। ठीक है, एक ये भी हमें बेनिफिट बजट के थ्रू मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स। ओके, पर्सनल ऑब्जर्वेशन में यू नो पर्सनली ऑब्जर्व किया जाता है सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, स्टैटिकल रिपोर्ट्स मतलब स्टैटिक्स के कुछ डेटा यूज किए जाते हैं, स्टैटिक्स के कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए। ब्रेक इवन एनालिसिस में ब्रेक इवन पॉइंट के थ्रू हम क्या करते हैं, चेक करते हैं प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। और बजटरी कंट्रोल में आप बजट्स बना के क्या करते हो, कंट्रोलिंग करते हो। ठीक है, बजट्स प्रेजेंट में बनाते हो और जो आपका रिजल्ट्स होता है वो आपका फ्यूचर में आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट का फ्यूचर से आप क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे कि भाई एक्चुअल में कितना क्या काम हुआ और हमने एस्टिमेशन क्या लगाया था, तो उसके थ्रू भी आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉडर्न टेक्निक्स। ये तो मॉडर्न टेक्निक्स में, मॉडर्न टेक्निक्स वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि भाई जो प्रेजेंट में जो न्यू टेक्निक्स डेवलप की गई है,
जो रिसेंटली ओरिजिन हुई है, उन ऑल ओवर टेक्निक्स को मॉडर्न टेक्निक्स कहा जाता है। मॉडर्न टेक्निक्स में फर्स्ट आता है ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट पर क्या रिटर्न हो रही है। ROI मेथड इज जनरली यूज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हाउ मच प्रॉफिट विल बी अर्न बाय द बिजनेस टू इन्वेस्टमेंट, कि जितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उस कैपिटल पर आपकी रिटर्न क्या है। उस रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए वी यूज ROI मेथड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड यूज करते हैं, कि उस इन्वेस्टमेंट पर आपकी रिटर्न क्या आ रही है। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला है ROI का, ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट, कि बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उस इन्वेस्टमेंट पर आपकी रिटर्न क्या है, और अगर उस इन्वेस्टमेंट पर आपकी रिटर्न प्रॉपर आती है, ठीक है, तो उस केस में हम ये मानते हैं कि आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट पर अगर EBIT अच्छी आ रही है तो क्या मानेंगे कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है और बिजनेस में रिटर्न भी क्या आ रही है? प्रॉपर आ रही है। बट अगर हमारी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न प्रॉपर नहीं आती है, देन उस केस में हम एक्शन लेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट तो हमने 10 लाख कर रखी है, लेकिन रिटर्न उस पर 1 लाख आ रखी है। ठीक है, 2 सालों का कंपैरिजन करके देखते हैं, 2 बिजनेस का कंपैरिजन करके देखते हैं। ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट पर उनकी अगर सेम इन्वेस्टमेंट है तो उस इन्वेस्टमेंट पर उनकी रिटर्न क्या आ रही है। और वैसे भी ये तो हर बंदा चेक करता है। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती हूँ और इन्वेस्ट मैंने करा 20 लाख, और तो मैं चेक करूंगी 20 लाख पर अर्निंग क्या आ रही है मेरे पास। जितनी ROI ज़्यादा आती है इट मीन्स बेटर प्रोजेक्ट है, अच्छी रिटर्न दे रहा है। लेकिन ROI जितनी कम आती है तो हम बोलेंगे भाई इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो तो इतना कर दिया हमने, लेकिन इनफ्लो तो कम हुआ है। तो ROI टेक्निक मॉडर्न टेक्निक है, और हर बिजनेसमैन इसको चेक करता है कि जिस प्रोजेक्ट पे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट पर मेरे पास कितनी रिटर्न आ रहा है। रिटर्न बेटर आती है तो वेल एंड गुड प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा चल रहा है। रिटर्न कम आती है तो हम ये मानते हैं कि भाई आउटफ्लो तो ज़्यादा है लेकिन इनफ्लो मेरे बिजनेस में बहुत कम है, इट मीन्स बिजनेस प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। सो ये थी आपकी ROI टेक्निक, कि जनरली हम सब यूज करते हैं प्रॉफिट चेक करना, भाई जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट पर हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। उसी टेक्निक को ROI टेक्निक, फॉर्मूला सब स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए, EBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के नाम से ही पता चलता है रेशियो के थ्रू कंट्रोलिंग करते हो, और देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियो। ये आपके अकाउंट्स में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट आएगा, फाइनेंशियल एनालिसिस जो थर्ड पार्ट है, जैसे फर्स्ट आपका पार्टनरशिप आ गया, सेकंड कंपनी आ गया, थर्ड जो अकाउंट्स में आता है फाइनेंशियल एनालिसिस, उसमें आपका एक चैप्टर है रेशियो का। उसमें ये सारे रेशियो आप लोग सीखोगे। ठीक है, यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि मेरा तो टॉपिक में एक हिंसा है, वहां पर पूरा चैप्टर है। उस रेशियो वाले चैप्टर में यहाँ देखोगे कि कैसे आप रेशियो कैलकुलेट करते हो। तो मैं तो आप लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि रेशियो कैलकुलेट करके भी हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, रेशियो फाइंड आउट करके भी हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 इयर्स के रेशियो निकाल लो, कंपैरिजन कर लो, आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लिक्विडिटी है, क्या सोल्वेंसी है, XYZ जो भी आप आइडेंटिफाई करना चाहे तो रेशियो करके आप इजीली से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और कहता है हमारे बिजनेस में जो होता है वो रेशियो जो है वो 4 टाइप के रेशियो दे रखे हैं। फर्स्ट आपका रेशियो दे रखा है इसमें लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपका यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट रेशियो का। फर्स्ट आता है लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड आता है सोल्वेंसी, थर्ड आता है प्रॉफिटेबिलिटी, और चौथा आता है आपका ऑपरेशनल यानी टर्नओवर रेशियो। और बेटा ये चारों टाइप के जो रेशियो है इनके वेरियस पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं,
वो आप अकाउंट्स में डिटेल से 1 बाय 1 करके सीखोगे, या मैं आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा हिंट देती हूँ। रेशियो एनालिसिस में हम रेशियो कैलकुलेट करके कंट्रोलिंग करते हैं। ओके, रेशियो 4 टाइप के होते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, कहता है लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें हम बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो के लिए जनरली हम करंट रेशियो निकालते हैं, और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्विक रेशियो भी निकाल लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, कि कितना मेरे पास करंट एसेट्स है कि मैं इजीली से करंट लायबिलिटीज की पेमेंट कर पाऊँ। लिक्विडिटी रेशियो ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, मीन्स आपके बिजनेस में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वेस्टेज ऑफ फंड कर रहे हो। और लिक्विडिटी ना बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि आप करंट लायबिलिटी की टाइमली पेमेंट नहीं कर पाओगे। आपका एप्रोप्रिएट लिक्विडिटी रेशियो होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट लिक्विडिटी रेशियो होता है आपका 1:1। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट आपका लिक्विडिटी रेशियो कितना होता है? 1:1 होता है, कि कम से कम करंट एसेट्स 1 तो जरूर होनी चाहिए, ताकि इजीली से करंट लायबिलिटी 1 की पेमेंट कर पाए। तो ना तो आपके पास करंट एसेट्स ज़्यादा रहेंगी, ना आपके पास करंट एसेट्स कम। तो लिक्विडिटी रेशियो वो रेशियो होता है जिससे शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं, कि हमारे पास कितनी करंट एसेट्स है करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, तो वी कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेशन देता है, कि लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को इंडिकेशन देता है कि कितनी लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके पास अवेलेबल है लॉन्ग टर्म की लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सोल्वेंसी रेशियो निकालते हैं, और सोल्वेंसी रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो होता है वो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो होता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, और डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी, कि आपके पास कितनी इक्विटी अवेलेबल है इस डेब्ट की पेमेंट करने के लिए। ठीक है, आपके पास इतना पैसा जरूर होना चाहिए कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई लोन ले रखा है, किसी भी थर्ड पार्टी से फंड बोरो किया हुआ है, तो आप इजीली से पेमेंट कर पाओ। तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए वी कैलकुलेट सोल्वेंसी रेशियो। थर्ड आता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यहाँ पर बेटा हमारे जो बिजनेस स्टडीज में इतना डिटेल से नहीं आता है, कोई इतने फॉर्मूले कुछ भी आपको लर्न नहीं, बस आपको इतना नॉलेज होनी चाहिए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो रेशियो होता है जिससे हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं बिजनेस में। और प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट जीपी अपॉन में नेट सेल इनटू में 100। अगर नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। तो ये सारे फॉर्मूले से हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं कि मेरे बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकल पे फोकस करना है, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले इनसे पे फोकस करने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। क्यों? क्योंकि जब अकाउंट्स का टॉपिक आएगा तो वहाँ न्यूमेरिकल करोगे तो अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। और ना हमारा कभी भी ऐसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ना कभी न्यूमेरिकल्स में आते हैं। आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए पूछा जाता है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वो रेशियो होता है जिसकी बिहाफ पर हम बिजनेस की प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास सेल की कंपैरिजन में। कई बार ऐसा होता है सेल्स बहुत ज्यादा हो रही है बट प्रॉफिट कम है, क्योंकि क्रेडिट सेल कर दिया आपने। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है क्रेडिट सेल कर दी तो भी प्रॉफिट तो हुआ बट कैश कम हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस होती है। तो बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक किया जाता है। और उसके बाद आपका टर्नओवर रेशियो आता है। कहते हैं टर्नओवर रेशियो जो होता है वो रेशियो आपकी कैलकुलेट करता है आपकी एफिशिएंसी लेवल को। टर्नओवर रेशियो इज दैट रेशियो विच इज आल्सो कैलकुलेट द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस के एफिशिएंसी लेवल को चेक करने के लिए हम टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। टर्नओवर रेशियो से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो क्रेडिट सेल आपने की थी डेटर्स को, उन डेटर्स से आप कितनी जल्दी मनी रिकवर कर पा रहे। जितना जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो होता है, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि जो क्रेडिट सेल की हुई है, जो पैसा डेटर्स में ब्लॉक है, उससे कितनी जल्दी रिकवर कर पाओगे, तो उसके लिए टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब कि जो गुड्स हमारे स्टॉक में ब्लॉक है वो कितनी जल्दी जल्दी मार्केट में सेल हो पा रहे हैं। यानी आपकी एफिशिएंसी लेवल को चेक करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टर्नओवर रेशियो। आपको सिर्फ थ्योरेटिकल ये रेशियो जो मैं बोल रही हूँ बार बार, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो है,
इनको किसी को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जब अकाउंट्स के टॉपिक में आएगा, अपने आप लोग आप न्यूमेरिकल करोगे तो अपने आप हो जाएगा। और हमारे यहाँ बीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आते भी नहीं है कभी भी, ठीक है। सो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए कि भी लिक्विडिटी जो रेशियो एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस में देयर आर द 4 टाइप ऑफ रेशियो। इससे आप शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म की सोल्वेंसी पोजीशन आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को आप आइडेंटिफाई करते हैं, और टर्नओवर रेशियो में आप अपने बिजनेस का एफिशिएंसी लेवल आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, कि आप कितना इफेक्टिवली वर्क परफॉर्म करते हैं, आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, वो ऑपरेशनल जो टर्नओवर रेशियो होता है वो आपका। तो देयर आर द 4 टाइप ऑफ रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, अब जो रिमेनिंग आपके रेशियो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, पार्ट एंड सीपीएम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। और जो 4 टॉपिक्स आपके जो मॉडर्न टेक्निक्स के जो आपकी टेक्निक बच गई है, 4 टेक्निक्स, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा डिटेल से बताने में ज़्यादा बेटर रहेगा, बच्चों को थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं कल वाली वीडियो में अपने में डालूंगी। आज के लिए स्टूडेंट्स ये सफिशिएंट है, ठीक है। सो लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, ट्रेडिशनल टेक्निक हमने की है, मॉडर्न टेक्निक में भी 2 टेक्निक मैंने आज डिस्कस की है, ROI, रेशियो एनालिसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।